नमस्कार दोस्तों। मैं हूं इंस्पेक्टर सुबोध और आप देख रहे हैं द लीगल लैब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से जुड़े कुछ प्रश्न और उत्तर की। कहा जाता है प्रश्नोत्तर के माध्यम से किसी चीज को समझना आसान हो जाता है। तो इसी संबंध में मेरा एक छोटा सा प्रयास है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेहतर से बेहतर ढंग से समझा सकूं। तो आइए देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता से जुड़े कुछ प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब लागू की गई? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1 अप्रैल 1974 से लागू है। दूसरा प्रश्न है, नई दंड प्रक्रिया संहिता में कुल कितनी धाराएं? नई दंड प्रक्रिया संहिता में कुल 484 धाराएं। आगे है, नई संहिता की कौन सी 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं? इसकी 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, विचारण के दौरान अभिरक्षा में रहे समय का सजा में समायोजन एवं अभियोजन के लिए कालावधि का निर्धारण। आगे है, जमानतीय अपराध क्या है? दोस्तों, आप जानते हैं अपराध 2 तरह के होते हैं, एक जमानतीय अपराध और दूसरा अजमानतीय अपराध। जमानतीय अपराध में आपको पुलिस के द्वारा ही जमानत दे दी जाती है, लेकिन अजमानतीय अपराध में आपको न्यायालय से जमानत लेना पड़ता है। तो जमानतीय अपराध के बारे में यहाँ पूछा गया है, ऐसे अपराध जिन्हें प्रथम अनुसूची में जमानतीय रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत जमानतीय बनाया गया है, जमानतीय अपराध कहलाता है। आगे है, संघीय अपराध किसे कहते हैं? यहां भी अपराध 2 किस्म के होते हैं, एक संघीय अपराध और दूसरा असंघीय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहां संघीय अपराध के बारे में पूछी गई, ऐसे अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, संघीय अपराध कहलाता है। आगे है, वारंट मामला क्या है? ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है, वारंट मामला कहलाता है। इसके अलावा सभी मामले शमन मामले कहलाते हैं। परिवाद किसे कहते हैं? परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उससे किया गया वह कथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है। अन्वेषण क्या है? अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन या अनुसंधान सभी एक ही हैं। तो अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए। अन्वेषण वह प्रक्रिया है जो कोई पुलिस अधिकारी या जो मजिस्ट्रेट द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, तो उस समय जो साक्ष्य एकत्र करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अन्वेषण कहते हैं। अन्वेषण के आधार पर ही हम किसी घटना के बारे में
उसके अंजाम तक पहुंचते हैं कि घटना सत्य है या असत्य। आगे है दंड न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं। हमारे यहां दंड न्यायालय 4 प्रकार के हैं। सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनार्थ महानगर क्षेत्र किसे माना गया है। वैसा क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, महानगर क्षेत्र माना गया है। सेशन न्यायाधीश की दंडादेश शक्तियां बताइए। सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश दे सकता है। यदि ऐसा दंडादेश मृत्यु दंडादेश है तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक की अवधि के कारावास से भिन्न विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि की कारावास नहीं दे सकते हैं। बाकी सारी सजा देने का उन्हें अधिकार है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां बताइए। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास एवं 5,000 रुपए से अनधिक जुर्माने का दंडादेश दे सकते हैं। मतलब प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को 3 वर्ष से ज्यादा का कारावास और 5,000 रुपए से अधिक जुर्माना करने का अधिकार नहीं है। 3 वर्ष या 3 वर्ष से कम की सजा और 5,000 या 5,000 रुपए से कम का जुर्माने का दंडादेश इनके द्वारा दिया जा सकता है। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कितना दंडादेश पारित कर सकता है। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष से अनधिक अवधि का कारावास एवं 1,000 रुपए से अनधिक का जुर्माना कर सकते हैं। यानी कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम 1 वर्ष तक का कारावास और अधिकतम 1,000 रुपए तक का जुर्माना ही कर सकते हैं। इससे अधिक का दंडादेश देने का अधिकार उन्हें नहीं है। किशोर अपराधी किसे कहते हैं। ऐसा अपराधी जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है किशोर अपराधी कहलाता है। आगे है, किशोर अपराधियों का विचारण करने की अधिकारिता किस न्यायालय को प्रदान की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को या बालक अधिनियम, अब किशोर न्याय अधिनियम हो गया है, के अंतर्गत स्थापित किशोर न्यायालयों को इसकी अधिकारिता दी गई है। आगे है, क्या पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। यदि हां तो किन प्रावधानों के अंतर्गत। इस संहिता के धारा 41 के अंतर्गत उपबंधित प्रावधानों के तहत कोई भी पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। ऐसी 3 अवस्थाएं बताइए जिनमें पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे तो धारा 41 में व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कई सारी अवस्थाएं बताई गई है। उनमें से 3 अवस्थाओं को जब जिक्र करना हो तब जब कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध से संबद्ध रह चुका हो या जिस व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है उसे बिना वारंट कोई भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जिसके पास बिना किसी उचित कारण के गृह भेदन का उपकरण मिले। और तीसरा है, यदि किसी व्यक्ति के कब्जे से चोरी की संपत्ति मिले तो उसे पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। क्या गिरफ्तार किया गया व्यक्ति चिकित्सा व्यवसायी द्वारा
अपनी परीक्षा करने की मांग कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मांग कर सकता है। संहिता की धारा 54 के अंतर्गत वह ऐसी प्रार्थना कर सकता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष कब तक पेश किया जाना आवश्यक है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर पेश किया जाना आवश्यक है। प्रश्न है, क एक पुलिस अधिकारी को राजमार्ग पर एक व्यक्ति ख संदेहास्पद दशा में मिलता है। क उससे उसका नाम पता पूछता है। ख नाम पता बताने से इनकार करता है या गलत नाम पता बतलाता है। क्या क ख को गिरफ्तार कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। क ख को संहिता की धारा 42 के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकता है यदि ख ने क की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध कारित किया है और वह उसका नाम पता बताने से इनकार करता है। क्या गिरफ्तारी का वारंट मौखिक हो सकता है? जी नहीं, गिरफ्तारी का वारंट लिखित एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा की कार्यवाही किन धाराओं के अंतर्गत की जाती है? फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा की कार्यवाही इस संहिता की धारा सॉरी इस संहिता की धारा 82 एवं 83 के अंतर्गत की जाती है। कब किसी व्यक्ति की तलाशी के लिए वारंट जारी किया जा सकता है? जब मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाए कि किसी व्यक्ति को सदोष रूप से परिरुद्ध किया गया है, तब उस व्यक्ति की तलाशी के लिए वारंट जारी किया जा सकता है। किसी स्त्री की तलाशी किसके द्वारा ली जा सकती है? किसी स्त्री की तलाशी शिष्टता का ध्यान रखते हुए किसी अन्य स्त्री द्वारा ली जा सकती है। Friends, thanks for watching this video. If you found the video useful, please subscribe to my channel, hit the like button, and share it to your friends.